हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपकी? आवाज़ सबको आ रही है ना? फटाफट से सभी छात्र जुड़ जाइए। शानदार सेशन होने वाला है, जबरदस्त। और हर रेलवे एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है ना? कोई भी रेलवे एस्पिरेंट है, कोई भी, जिसका यूजी का पेपर है, जिसका अभी एएलपी सीबीटी 2 है, ग्रुप डी है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, कोई भी है, जिन जिन के नोटिफिकेशन आ गए हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हैं, ये आपको हमेशा मदद ही करेंगे, आपको हेल्प ही करेंगे। इन सवालों को सीखने के लिए बेसिक सीखना होता है, कंसेप्ट सीखने होते हैं। उसके लिए भी कल से आपके लिए एक एक शानदार 200 डेज चैलेंज चालू हो रहा है। प्राइम बैच कल से सुबह शुरू हो जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी छात्र दिल खोल कर क्लासेस लेंगे वहां पर। डेली बेसिस पे अपना टारगेट रखेंगे, बिना किसी स्ट्रेस के क्लास लेंगे, और बिगनर बच्चे भी उसे ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। कई सारे बच्चों का डाउट रहता है 200 डेज सुनकर, तो वो हमारी मेहनत लगेगी कि किस तरह से हम बिगनर्स को तैयार करेंगे उस बैच में। वो हर किसी के लिए है, बिगनर हो, रिपीटर हो, कोई भी हो, पढ़ाई ऐसे जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सभी छात्र एक तो वीडियो को लाइक शेयर पहले ही कर देना मेरे भाई। और ये डेली क्लास में अब लगाने वाला हूं लेटेस्ट पैटर्न मैथ्स की। उससे आपको एक अपडेशन मिलता रहेगा, सब लोग पढ़ाई करते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी। ठीक है, हाँ। और जिन बच्चों ने CBT 2 का बैच ले लिया है वो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी अब 11 तारीख से क्लास शुरू हो जाएंगी। कैच द मैथ आपका शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब डाउनलोड कर लेना हमारी एप्लीकेशन को, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को। सारी चीजें इस पे मिल जाती हैं आपको। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाती है। अब 1.5 साल की वैलिडिटी वाला जो ऑफर है वो अब खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना। 15 अप्रैल तक हर बैच पर ऑफर चल रहा है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। कल से ये बैच शुरू हो रहा है। 200 डेज चैलेंज जो है वो कल से शुरू हो रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहले दिन से स्ट्रेटेजी के साथ मेरे साथ आप पढ़ें, और मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूं। 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी, लॉन्चिंग ऑफर है। कंबाइंड बैच लेंगे, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी हर सब्जेक्ट की। ठीक है, 999 में 1.5 साल की वैलिडिटी। ठीक है, और मैथ का लेते हैं 499 में 1.5 ईयर। मैथ रीजनिंग कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हर किसी पे अभी ऑफर चल रहा है। कई बच्चों पूछते हैं सर कौन सा बेस्ट है। मास्टरी बैच हमारे जो पुराने वाले हैं वो VOD में अवेलेबल हैं, वो कंप्लीट डिटेल फाउंडेशन है। 100 डेज क्विक रिवीजन के लिए है, लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें होते हैं। प्राइम बैच नया बैच है, नए अपडेटेड क्वेश्चन है, नई चीजें रहेंगी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 200 दिन का चैलेंज है, और थ्योरी भी इसमें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने बता भी दी है। सर NTPC CBT 2 के लिए कोर्स वो मैं जल्दी ही प्लान करूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है मेरे भाई, हाँ, ओके, आ जाओ। CBT 2 का हमने ये लॉन्च कर दिया है, मैथ रीजनिंग, वो आप एक बार देख लेना। ओके, वो भी ले सकते हो, उसका भी 11 से क्लास शुरू हो गई है। रीजनिंग की तो हो ही गई है उसमें। PDF इसकी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, हाँ। और दोपहर में 3 बजे आज मैं भाजकता का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। एक डिविजिबिलिटी के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को पेपर में, तो वो 3 बजे आज हमारा सेशन होने वाला है। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो सभी छात्र, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और हर एक सवाल को समझना है, समझ के करना है, और क्या स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हो वो भी आपको लगानी है, जिससे कि आपको वो पेपर में लगाने में मदद मिले। और मैं वो हर चीज सिखाऊंगा आपको तसल्ली से। आइए, एक चतुर्भुज की बात की गई है कि एक ABCD एक चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल बता दीजिए जिसका क्षेत्रफल एक त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का दुगना है। अब त्रिभुज PQR की भुजाएं दे रखी हैं 4, 5 और 6 के अनुपात में दी हुई हैं, और परिमाप आपको 90 दिया हुआ है मेरे भाई। आप भी जानते हो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे? 6 और 4 10 और 5 15, 15 रेशो बराबर 90 सेंटीमीटर कर दूंगा मैं। एक अनुपात की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप ये कह सकते हो कि भैया ये 24 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 36 हो गया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तीनों आपकी भुजाएं निकल कर आ गई। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? S इंटू S माइनस का A, S माइनस का B, और S माइनस का C। पहले ये वो अप्रोच बता रहा हूं जो जनरल बच्चा करता है। दूसरी अप्रोच भी बताई जाएगी जो जनरल बच्चा नहीं करता है, उसको आदत बनानी पड़ेगी, जो कि मैं प्रैक्टिस के माध्यम से बनवाऊंगा अभी।
तो यहां पर मैं देखता हूं भाई, अगर मैं s को ले रहा हूं तो s मेरा हो जाएगा 45, 45 में से अगर 24 जाएंगे तो 21, 30 जाएंगे तो 15 और 36 जाएंगे तो 9। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर रहे हो तो आप यहां देखेंगे कि 9 का आ जाएगा 3 बाहर, 15 का आ जाएगा 15, 3 और √7, तो ये हो गया सर जी 135 √7। ये तो एरिया आ चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ चुका है। अब यहां क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि √7 की वैल्यू आप 2.6 पुट कर दो। तो जैसे ही आपने 135 गुना 2.6 किया तो 2.6 को आप 13/5 लिख सकते हो। सोचो, लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है और आप जब इसको 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 27 गुना 13 गुना 2, 2 को क्यों करना है? क्योंकि आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इस ट्राइंगल के क्षेत्रफल का दुगना है। बस आंसर आ चुका है आपका, जो कि 27 × 26 कर रहा हूं, यूनिट डिजिट 2। ऑप्शन में देखता हूं है क्या? बी ऑप्शन में है। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच किस बच्चे के दिमाग में चल रही है? जो भी चल रही है खुल के सोचा करो, खुल के सोचोगे अच्छा कर पाओगे पेपर में। आइए अब सर कोई शॉर्ट ट्रिक भी बता दो। अगर मान लो हाँ, अगर हम पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक शॉर्ट मेथड भी वर्क करता है दोस्तों। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप इस परिमाप वाले डेटा पर जाओ मत, कभी मत जाओ। ठीक है सर, नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि अगर आपका ये रेशो आपको पता चल रहा है जो कि कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 को डबल कर लो। 15 को डबल कर लिया तो 30 बना दिया मैंने। तो मैंने इस रेशो को ऐसे मान लिया 8, 10 और 12। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं रेशो को ऐसे मान रहा हूं और एस की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है? अब 15 आ जाइए। मैंने रेशो को डबल कर लिया अपनी मर्जी से। तो जब एस की वैल्यू 15 आ रही है और जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया में आपको मैंने बताया कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस का b और s माइनस का c, और जब आप इसका अंडर रूट निकाल रहे हो तो यहां से निकल गया 15√7। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, 15√7 जब आ ही रहा है तो इसमें ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है जो गुणा होगा? तो जब आपने इसको 30 माना है और 30 आपका 90 के बराबर है, जो पेरीमीटर में अगर एक रेशो बराबर 3 है तो एरिया में क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर 135√7, वही आ रहा है, सेम आ रहा है। अब जब 9 का मल्टीपल आ ही गया है तो 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इकलौता यही ऑप्शन है। तो 9 के मल्टीपल से भी आप चेक कर सकते हो। ये शॉर्टकट है और ये हमने किया है, ऐसा नहीं है हमने जूनियर इंजीनियर में नहीं करा, हमने कैच द मैथ में नहीं कराया, हमने आपको एक्सपेक्टेड में, पेपर हैक में, सब में ये मेथड करवाया है। तो आप दोनों चीजें सीखिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब ये सवाल है, अब ये सवाल आप कितनी बार कर चुके हैं आप ये बताओ? अभी आया हुआ है तो ग्रेजुएट में आया हुआ है, लेकिन ये सवाल कितनी बार कर चुके हैं? तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड भी दूंगा तो बहुत है। क्यों? क्योंकि आनंद के पास इतने रुपए हैं, उसके 2 पुत्र हैं, अनिल और अशोक। अनिल और अशोक है, 10% की रेट है, 15 साल बाद अनिल को और 16 साल बाद अशोक को। तो जिसका टाइम ज्यादा उसका पैसा कम। तो यहां पर आ जाएगा 11:10 में पैसा बटेगा बस, क्योंकि अशोक का देखो टाइम ज्यादा है, 16 साल बाद अशोक का, तो अशोक का टाइम ज्यादा है तो पैसा कम मिलेगा। 21 अनुपात की वैल्यू 1407 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि टोटल धन तो आनंद इन दोनों में बांट रहा है, दोनों बेटों में है ना। चलिए 21 से काटा मैंने 21 की 126, 47, 670 रुपए अशोक को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत? ये तो 10 से 15 सेकंड में किया जा सकता था। यही अप्रोच भी आपको रखनी है पेपर के लिए, आप अच्छे से फोड़ कर आओगे, कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल देखिए, ऑलरेडी मैं क्लास में करा चुका हूं पहले ही, आंसर की तो अब आई है, क्लास में पहले भी करा चुका हूं। देखो सवाल क्या है, सवाल है इस तरह का। अब यहां y-3 को ट्रांसफॉर्म करना है, तो y-3 को ट्रांसफॉर्म करने के लिए -3 को मैंने इधर रखा और 9 को मैं इधर लेकर आ गया। अब जैसे ही मैं 9 को इधर लेकर आ गया तो 9 प्लस में जाएगा इधर, तो 9 + 4√5।
अब आप भी समझदार हैं और सारी दुनिया समझदार हो सकती है अगर आप भी समझदार हैं तो। देखिए अगर अंडर रूट ले रहे हैं तो आपको अंडर रूट लेना है, तो किसी भी अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल लेना भी मैंने आपको सिखा रखा है। 2ab बन जाता है दोस्तों, 2ab। तो अगर आप इसको 2ab में ब्रेक कर रहे हो, a की वैल्यू आपकी 2 है और b की वैल्यू आपकी 5 है, तो यहां देखो ना 4 और 5 9 बन रहा है, बस थम्स अप कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे सर इसका जब रूट निकल कर आ रहा है तो ये आएगा √5 प्लस का 2। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि बड़ा वाला आप पहले ले लीजिएगा, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में बड़ा वाला पहले आना है क्योंकि रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये पता लग ही गया है कि इसकी वैल्यू √5 प्लस का 2 है। और अच्छी बात ये है कि a² माइनस b² 1 आ रहा है, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, माइनस है, नीचे कॉन्जुगेट बनेगा इसका √5 माइनस 2 पर आएगा √5 प्लस √5 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4। अब ये जो मैंने किया है ये थोड़ा फास्ट हो गया, कई सारे बच्चों को समझ में कम आता है थोड़ा ये, और ये क्या कर दिया सर। यही चीज आपको बेसिक से समझ में आती है, जब बेसिक आप सीख लेते हो तो अब ये चीज फास्ट हो जाती है अपने आप, देखिएगा। ठीक है, हाँ आइए, तो क्या कंसेप्ट है भाई, देखो कंसेप्ट ये है कि √y माइनस 3, √y माइनस 3 ये है, √y माइनस 3 √5 प्लस का 2 है, माइनस नीचे अगर हम ले जाते हैं तो √5 प्लस का 2। इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज एक प्रोसेस होता है घातांक और करनी के अंदर। इसमें क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा वैसा प्रोसेस है बेसिक वाला जो मैं सिखा रहा हूं, हालांकि पेपर में आपको तुरंत करना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आनी होती है। तो √5 प्लस का 2 माइनस यहां है, ये a² माइनस b² 1 हो गया, और बाहर माइनस है तो देखो ये √5 प्लस का 2, तो 2 और 2 4 यहां से आ गया। तो वो बेसिक भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगला, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई करिए और आप भी थोड़ा जल्दी बनाने की भी कोशिश किया करें, और हर सवाल को एक बार खुद भी कोशिश कर ले, है ना, तो ठीक रहेगा। गिरीश ने एक परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए, 28% से 30 कम थे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं इसमें अगर मैं 30 जोड़ दूं तो क्या ये 28% के बराबर हो जाएगा क्या? यस, यानी कि 28% इज इक्वल टू 602। हाँ, पूछा गया है कि अगर इसके 473 मार्क्स आए हैं किसी दोस्त के तो उसके कितने परसेंटेज हैं। तो आप ये देखिए 602 अंक 28% के बराबर है, तो अगर मैं बोलूंगा एक अंक किसके बराबर होगा, सोच समझ के बताएंगे आप। तो सर 28% बटे 602, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 473 डिजिट, 473 अंक किसके बराबर होंगे, तो 473 से मल्टीप्लाई कर लेना, बस हो गया काम। अब सॉल्व करते हैं, 7 चौके 28, 7 8 56, 4 7 6 42, और 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 43 बार, 43 से कट गया 43 1 जा 43 1 जा 43, तो ये हो गया 22%। तो डायरेक्टली परसेंटेज हमने फाइंड आउट कर लिया। 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी आप कर सकते थे। और क्या कर सकते थे सर, शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट बता देता हूं। देखो आपका दिमाग अगर चल रहा है पेपर में तो भाई नॉर्मल बच्चा ऐसे कर सकता है, लेकिन थोड़ा अच्छा सोचने वाला, अच्छी प्रैक्टिस करने वाला बच्चा कैसे कर सकता है, सोचिए कि अगर आपको इस मित्र के निकालने हैं तो ये मित्र डोमिनेट कर रहा होगा, यानी कि मित्र के नंबर ऊपर ही आएंगे, और ये जो संख्या है ये किससे डिविजिबल है, तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी 11 से डिविजिबल है संख्या। तो अगर कोई मित्र के मार्क्स ही 11 से डिविजिबल है तो आपका आंसर भी 11 से डिविजिबल बनेगा। तो आप 1 सेकंड में आंसर लगा सकते थे, तो आप इतनी जल्दी आंसर लगा सकते थे, देखते ही आंसर आ जाता आपका। पूजा सर मैंने रेलवे प्राइम बैच लिया है, ग्रुप डी तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो ग्रुप डी तक कंप्लीट हो जाएगा, अब ग्रुप डी के पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट रेलवे प्राइम बैच 200 डेज चैलेंज है। अब इसके पीछे पूजा गणित समझिएगा, 200 दिन के अंदर अगर ग्रुप डी हो जाता है तो नहीं होगा, और 200 दिन के बाद ग्रुप डी होता है तो हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना। अब वो ग्रुप डी की डेट्स पर डिपेंड करेगा कि ग्रुप डी कब होने वाला है आपका, इसलिए ठीक है ना। हाँ चलिए अब आइए स्टार्ट करें, अगला क्वेश्चन करें। शॉर्टकट समझ में आ गया भाई, चीजें क्लियर है। चलिए वो कल से शुरू हो जाएगा है ना, अपना प्राइम बैच जो भी बच्चा ले रहा है वो करना। हाँ
आइए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अब ये सवाल को जरा नोटिस करिएगा। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, चलो बढ़िया है, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, कि मॉड बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस का 2 गुणा माध्य है। आप में से सभी बच्चों को पता तो है ना, ये मैं सिंबल के तौर पर लिखता हूं, आपको भी याद रखने में अच्छे लगेगा। अगर आप है ना जल्दी जल्दी करना चाहते हो ना, बार बार आप मॉड वॉड बहुलक बहुलक लिख के पेपर में भी बोर हो जाओगे, ठीक है, तो आप इनके सिंबल को याद रखा करो कि इसको माध्यिका बोलते हैं, इसको माध्य बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको बोला गया है कि माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है। अगर माध्यिका और माध्य का रिलेशन निकालना है तो माध्य, एक माध्यिका को घटा दो बस। अब जैसे ही आप घटाएंगे वैसे ही 2 कॉमन आ जाएगा और माध्यिका माइनस माध्य का अंतर। तो बहुलक माइनस का माध्यिका कितना है, 61.54। तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 30.77 आंसर आ चुका है, 30.77 आंसर आ चुका है। अगला सवाल करिएगा, करिए। चार से डिविजिबल होने के लिए ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कितना शानदार है। 4 से डिविजिबल होने के लिए ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अब आप कहोगे सर लास्ट के 2 अंक तो 4 से डिविजिबल पहले से ही हैं, तो ये बात सच हो चुकी है कि ए तो निर्भर ही नहीं करेगा, ए पर तो चीज डिपेंडेंट ही नहीं है। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो आप 9 पुट कर दीजिए बस, क्योंकि 9 मैक्सिमम हो सकती है, इससे बड़ा मैक्सिमम तो क्या ही हो सकता है। ए पे डिपेंडेंट ही नहीं है सवाल, क्वेश्चन डिपेंडेंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि 4, 2 और 5 के अनुपात में निवेश हो रहा है। 6 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो एक्स है, वाई है और जेड है। ये 4 है, ये 2 है और ये 5 है। 6 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, निकल गया, और निकाल लिया तो बस बाकी कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि कोई पैसा अब डाला निकाला नहीं गया है। तो इन्होंने 12-12 महीने तक बात की गई है। अब एक क्वेश्चन में देखो यहाँ कितना बढ़िया बात है, अगर आप 6 का अनुपात काट भी देते हो तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो एक्स वाई जेड के इन्वेस्टमेंट का रेशो आ रहा है 6:4:10, और 2 से भी कट जाएगा काटना चाहो तो, काटना चाहो तो 6:4:10 आ रहा है। ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ चुका है। अब तो 37,000 अगर उसका कुल लाभ है तो एक्स और वाई का अंतर कितना होगा। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि 20 रेशो बराबर अगर 37,000 है तो लाभ का ही अंतर पूछा है दोस्तों, तो डायरेक्टली 3700 ही आ जाएगा, क्योंकि यहां देखो ना इनका अंतर 2 आ रहा है, तो 2 रेशो की वैल्यू 3700। तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बस जेड का निवेश दे दिया, जो कि टोटली कंफ्यूजन के लिए दिया रखा है, इसका कोई काम भी नहीं है। 23,000 का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। आप कंफ्यूज हो जाओ, आप सोचो कि यार क्या करूं 23,000 का, कुछ करना ही नहीं है। आप यहां नोटिस करिए ना, टोटल 20 बराबर अगर 37,000 है तो इनका 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3700। आंसर डायरेक्टली आ गया भैया। अगला करिए, अब उस समषटभुज का क्षेत्रफल बताइए जिनकी भुजा ये है। तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। 6√3 ए स्क्वायर बाई 4। दो तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, देखिए तो 21 तिया 63 इंटू 14√3, यूनिट डिजिट देखना, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 एज ए यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है। हम कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं दोस्त, कहां कर रहे हैं, आप खुद भी तो नोटिस कर सकते हो इस चीज को, आप खुद भी तो आंसर बता सकते हो देखकर। अब ठीक है,
अगला करिए। हितेश को अपनी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के इतने पर बेचने पर इतने की हानि होती है। ये सवाल आप रेगुलर करते हो भाई, जो भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं ये सारे सवाल मैं हर एक सवाल करवाता हूं। आप उससे कॉन्फिडेंस भी लेके जा सकते हो कि यार साहिल सर जो करवा रहे हैं वो पेपर में आता है, और ये इसका सबूत भी है, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दो मैंने 3 से काटा, मैंने इसको 2 बार, और 3 से काटा मैंने इसको 5 बार, ये 40% आ रहा है। यानी कि अगर 40% आ रहा है तो 28% की हानि हो रही है, यानी कि 72 पर बेच रहे हो। अगर आप 89 पर बेचते हो तो क्या होगा, देखता हूं मैं, एक्स निकाल लेता हूं। 8 पंजे 40, 8 नाम 72, एक्स बराबर 89 इंटू 9/5, 9 नाम 81, 9 8 72 और 8 80, 5 को लिख दिया मैंने 10/2, और 10/2 लिखने से क्या कितना आ गया, 1602। अब 1602 का क्या मतलब है बताओ, 60.2, 60.2 इतना का प्रॉफिट हो रहा है, 60.2 का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि ये द्विघात समीकरण दे रखी होती हैं, ये भी है कि ये भी है, दोनों के मूल उभयनिष्ठ हैं। मैंने आपको इसके 2 तरीके बताए थे, मैंने आपको पेपर से पहले ही, पेपर से बहुत दिनों पहले ही लगातार 2 तरह के सवाल इसमें करवाए हैं, दोनों मूल उभयनिष्ठ होना और एक मूल उभयनिष्ठ होना। याद आ रहा है, द्विघात समीकरण 2 दे रखी हैं, उसके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, तो दोनों मूल जब उभयनिष्ठ होते हैं तो क्या होता है, उसके कॉफिशिएंट का रेशो बराबर होता है दोनों इक्वेशंस का। और अगर एक मूल उभयनिष्ठ होता है तो क्या होता है, एक उभयनिष्ठ मूल को पुट किया जाता है उसके अंदर, तब जाके वैल्यू निकाली जाती है। यही कॉन्सेप्ट है, शुरू से बता रखा है। आओ अब सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, मैं वही समझाना चाहता हूं। देखो आप पहले देखो कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सही दिख रही है आपको, अभी मुझे नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है बताता हूं। क्योंकि पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक तरफ करना होगा, तो यहां से मैं देख रहा हूं 8a और प्लस का 4 एक्स स्क्वायर का, उधर एक्स स्क्वायर का देखो 6a प्लस का 3, वेरी गुड, 6a प्लस का 3। आगे चलता हूं, x का कॉफिशिएंट इधर b है, x का कॉफिशिएंट उधर k है, कांस्टेंट उधर माइनस का 8 है, इधर माइनस का 6 है। तो अगर मैं आपको कहूं कि b और k का रेशो निकल कर आ चुका है 4:3, और b और k का रेशो हम पुट करें तो ये हो गया सर 16/144, और ये भी 16/144। अगर रेशो में ही देख रहे हो तो ही 0 आ रहा है, तो 0 है तो मतलब 0 है, सीधा पुट करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है कितना आसान हो गया। अगला करो, ट्राइंगल पी क्यू आर में, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया पी क्यू और आर, क्यू ओ आर। और दोस्तों ये बात अब आपको ठीक तो लग रही है ना कि अब हम डेली लेटेस्ट पैटर्न ही करेंगे, हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, समझ लेना आप, है ना। तो आप रेगुलर अब क्लासेस में जो क्वेश्चन करवाए जाएं वो देखिएगा। ठीक है, क्यू ओ आर का मतलब है 130 डिग्री, इसका केंद्र मैंने ओ माना है, और ये अंत केंद्र है। अंत केंद्र है तो आप समझ जाइए कि अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो ये कैसे निकाला जाता है, क्यू पी आर बाई 2 प्लस 90 डिग्री बराबर क्यू ओ आर। तो देखिए 130 डिग्री में से 90 डिग्री मैंने घटाया, क्यू पी आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, आनी भी नहीं चाहिए। देखो यार, और आप खुद भी कर पाते हो तो देखो कितना कॉन्फिडेंस आप लेके जाओगे, क्योंकि ये सारे बेस्ट सवाल हैं, कोई भी इससे जो भी नहीं लिए वो इससे हल्के हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल देखने में कितना मजेदार सा लग रहा है ना, खतरनाक सा लग रहा होगा। सवाल को करना है, 3 प्रिंटिंग मशीनें हैं पी क्यू और आर, प्रत्येक मशीन अकेले काम कर रही होती है तो 8 घंटे 16 घंटे और 24 घंटे में काम करती है।
P, Q और R 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में कितनी? 1 लाख किताबें। तो मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 48 मान लिया वर्क। तो 8 छिंग 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई है उस 1 लाख किताबों को छापने के लिए। ये मशीनें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए पी से शुरुआत करके काम करती हैं, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। तो आप मुझे बताओ ये 3 घंटे में कितनी किताबें छाप रहे हैं? 9 और 2 11, 3 घंटे में 11। ठीक है, हालांकि कुल 9 घंटे बाद, तो 9 घंटे के लिए यानी कि मैंने 3 का गुणा कर दिया, यानी कि 33 ही किताब 33 यूनिट ही काम हो पाया है, 9 घंटे हो गए हैं। पी को बंद कर दिया जाता है, पी को क्लोज कर दिया गया है। बचेगा कितना? 16 बचेगा, 15 बचेगा, 15 यूनिट अभी बाकी है। अब 15 यूनिट अगर बाकी है तो कौन आएंगे? क्यू और आर आएंगे। तो वह 2 घंटे में 5, 2 घंटे में 5, तो यानी कि 3 दूनी 6 घंटे में 15। कैसे सर? दोबारा बताओ। देखो 15 यूनिट अभी बाकी है, अभी क्यू और आर आ रहे हैं, तो क्यू और आर आपस में 2 घंटे काम करके 5 यूनिट ही कर पाते हैं। तो 15 यूनिट करने के लिए 3 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 6 घंटे में कर पाएंगे। बोला गया ना कि क्यू और आर शेष किताबों को छापने में कुल कितने घंटे लेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बारी बारी से ही आ रहे हैं। 10वें घंटे क्यू काम कर रहा है तो क्यू पहले काम करेगा, और इसमें कोई काम करने का फर्क भी नहीं पड़ रहा। रवि यादव, सर प्राइम बैच लिया है बट पढ़ाई कब से होगा? बेटा रवि, जब तुमने लिया था तो तुम्हें उसमें लिखा नहीं दिखता है क्या? तुम ऐसे अंधे में ले लेते हो क्या? 10 तारीख से क्लास शुरू होगी, क्लास बनी भी हुई है, उसमें चेक करो जाकर। बड़ी दुविधा है रवि। चलो सर CBT2 बैच लेकर आई। बेटा CBT2 का बैच आ चुका है, चालू भी हो चुका है। रीजनिंग की क्लास 11 तारीख से, मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएगी उसमें। हाँ, अगला करिएगा, अगला करो। अब ये सवाल है भाई, अब सवाल आपको बढ़िया लगेगा, देखना कि घनावकार लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव बेलन काटे गए हैं। ये अच्छा सवाल है, इस पे स्टार बना लेना। और मुझे ये लगता है कि ये दोबारा भी रिपीट होगा, मतलब और भी एग्जाम में आ सकता है। अच्छा सवाल है, CGL मेंस तक भी आ सकता है, ऐसा सवाल है ये। सवाल में क्या है कि एक घनाकार ब्लॉक है और इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव बेलन काटे गए हैं। अब उनको 14 रुपए मीटर के, हाँ वो अलग बात है सब। अब पॉइंट को जरा समझे, पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको। आप मुझे बताओ इस घनाकार ब्लॉक में से कितने बेलन निकाले जा सकते हैं अधिकतम? बताओ भाई, इस घनाकार ब्लॉक में से कितने बेलन निकाले जा सकते हैं? मैं दोबारा क्वेश्चन को दिखाना चाहूंगा और फिर मैं आराम से आपको समझाऊंगा। आप पहले अपना ट्राई कर लीजिए कि इस घनाकार क्यूब वाला जो है उससे कितने मैक्सिमम कितने आप बेलन निकाल सकते हो, ये मुझे बताएंगे आप। आकाश कह रहा है सर ALP बैच बिगनर। बेटा प्राइम बैच सबके लिए है, हाँ बिगनर सबके लिए। अभी लॉन्च तो कर दिया है, ज्वाइन तो करो उसको, तभी तो पढ़ोगे। सर सिर्फ CBT2 मैथ का चाहिए। बेटा CBT2 कंबाइंड ही है ना, मैथ नहीं है उसमें। वेरी गुड पिंटू। पाठक पूजा ने भी सही जवाब दिया है, पूजा धांगर ने भी सही जवाब दिया है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, अच्छा सोचे हो आप लोग। अच्छा कैसे सोचे हो, बता सकते हो कैसे सोच पा रहे हो? देखो अब जब कोई घनाकार आकृति है, घन आकृति ऐसी होती है दोस्तों, क्वेश्चन को जरा समझना। आपकी यहां पर भुजा भी 8 है, ये भी 8 है और ऊंचाई भी 8 है या नहीं? ये बोलो। तो सबसे पहला काम तो ये बताना चाहता हूं आपको मैं कि आपका जो ये बेलन आएगा, बेलन आपके 2 सेक्शन में आएंगे, हाँ या ना बोलिए।
दो सेक्शन में, दो सेक्शन में क्यों आएंगे, चार चार के, भाई बेलन की हाइट 4 है ना, तो चार चार के दो सेक्शन में आएंगे। तो अगर एक साइड में, अगर ये चौड़ाई 8 है, लंबाई 8 है, और आपका व्यास, बेलन का व्यास, ये बेलन का व्यास है ना, ये बेलन का व्यास है 1, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई सर अपनी 4 है। तो अब मुझे बताओ इस एक एक व्यास से कितने बेलन आ सकते हैं, 8, 8 इधर और 8 इधर, बोलो सही बात है ना। तो ऊपर कितने आ सकते हैं, 64, नीचे कितने आ सकते हैं, 64। तो टोटल अधिकतम कितने बेलन, 128। ये इस क्वेश्चन की खास बात है जो आपको समझनी है। बस अब क्वेश्चन की समझ में आ गई, अधिकतम संभव संख्या 128 है। अब सवाल आसान बना देते हैं थोड़ा, कि सर बेलनों को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या से रंगा जाता है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट किया जाता है, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है, r बेलन की जो है वो 1/2 हो जाएगी, और h कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/2। ये एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल 128 बेलन है, उनका कितना होगा, और 14 रुपए के हिसाब से खर्चा है। तो एक काम तो ये कर दिया आपने, ये इसका राइट आंसर है, सॉल्यूशन है बेसिक से। ये 128 बेलन है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। सर शॉर्टकट, भाई देखो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 9 का मल्टीपल चेक कर लो, देखता हूं। सर जी 7 और 7 14 में से 6 गया तो नहीं बैठेगा, 6 और 5 11 में से 8 गया तो नहीं बैठेगा, 5 और 4 9, 9 में से 9 गया तो बैठ गया, 5 और 5 10 में से 8 गया तो नहीं बैठेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है। तो गुरुजी इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, भाई देखो मेरे पास तो बहुत सारे मेथड है, ठीक है, बट आपको हर मेथड को समझना होगा। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपको शॉर्टकट में मजा नहीं आएगा। 11 का मल्टीपल यहां था, 1 सेकंड में जवाब दे सकते थे, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। कोई समस्या किसी भी बच्चे को, तो अगर मुझे वैसे ही बताना होता कि देखो दोस्तों 11 का मल्टीपल है, तो मैं 1 सेकंड 10 सेकंड में बता के निकल सकता था, बट मजा थोड़ी आता फिर उसमें। सीखते कैसे आप ऐसे सीखते हो, ठीक है। हाँ चलिए आइए अगला देखिएगा। अब ये सवाल देखो, ए में 78 सदस्य हैं, बी में 22 सदस्य हैं, और सी में 34 सदस्य हैं, और सभी सदस्यों का रेस्टोरेंट में गए हैं, उनका औसत खर्चा दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है। अब एवरेज अगर आ गया तो इस सवाल को आप कैसे करोगे, तो सर मैं JSM से भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, वैसे भी कर सकता हूं, बट पेपर में आएगा तो बड़ा टफ है, क्योंकि गुणा करने में ही अपनी आत्मा सूख जाएगी। तो क्या करना है, मैं देखा ऑप्शन में यूनिट डिजिट सारे अलग अलग हैं, तो जैसे यूनिट डिजिट सारे अलग अलग हैं वैसे ही जादू करने के लिए तैयार हो जाओ। 8 छिंग 48 का 8 इकाई का अंक, 3 दूनी 6 इकाई अंक, 7 चौके 28 का 8, 8 और 8 16 और 6 22 का 2, नीचे आएगा संख्या आ रही है 10 और 4 14 का 4। अब 4 के पाड़े में 2 कब आता है, 4 छिकी 24 पर, 4 एकम 4 पर, 4 अट्ठे 32 पर। ये आंसर होगा भाई 258 आंसर होगा। भाई ये चीजें मैं आपको कई सालों से सिखाता हुआ आ रहा हूं, अप्लाई भी तो कर लिया करो। और कर रहे हैं जो बच्चे, वो पेपर भी फोड़ कर आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, वरना बेसिक से तो कितना भारी पड़ेगा भाई, हो ही नहीं पाएगा ना आपसे। तो अगला करिए, तो ये चीजें सीखनी है। अब अगला सवाल देखो, एक व्यापारी है ये कितनी बार कराया मैंने आपको, अलग अलग 50 वीडियो बना चुका हूं इसकी। 2 अलग अलग एक्स और वाई 2 वस्तुएं, अब तो क्वेश्चन भी याद हो गया होगा देखकर। हाँ यार ये वैसा सवाल है कि भाई 500 में खरीदता है, MRP भी दोनों की सेम है, तो एक्स को इतने इतने पर बेचता है और इतने का प्रॉफिट है। तो अगर ये CP है और प्रॉफिट भी पता है 958 का प्रॉफिट है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1458, और 1458 हो गया तो MRP पर ही तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, 50% का डिस्काउंट यानी कि 1/2, और 28% का डिस्काउंट यानी कि 72, तो अल्टीमेटली ये 1458 के बराबर हो गया। अब यहां से देखो MRP आ जाएगी, तो MRP तो इसकी भी सेम ही है, तो MRP हो जाएगी 1458 गुणा 100/36। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं,
ये एमआरपी आ गई। ये किसकी एमआरपी आ गई? एक्स की जो एमआरपी है वही वाई की एमआरपी है। अब वाई पर 77% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो किस पर बेचूंगा? 23 पर। अब बस सॉल्व करने बारी रह गई बस। 9 चौके 36, 9 एकम 9, 5 9 छिकी 54, 9 दूनी 18, 2 से काट दिया मैंने 2 बार, 2 से काट दिया मैंने 81 बार। अब इस 2 को मैं इधर ले गया, मेरा सीपी बन गया 1000 और एसपी बन जाएगा 23 एकम 23, 23 अट्ठे 160 और 24, ये हो जाएगा 186। 2 हासिल आ गया था ना, तो बस 86.3%। बोलो कोई दिक्कत? तो इतना आसान हो जाता है, बस कैलकुलेशन लास्ट में जाकर करो बस। किसी संख्या का 25% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो कोई संख्या मैंने मान ली x है, 25% इंक्रीज करूंगा तो 5/4, तो एक ऐसी संख्या के बराबर होती है जो तीसरी संख्या से, जो थर्ड नंबर मैंने z मान ली, उससे 20% कम है, यानी कि 80% के बराबर है। तो यहां से x और z का जो रेशो आ रहा है वो 16 और 25 आ गया दोस्त। ले चेक कर लो, आप बता दो भाई, आपको कोई समस्या हो तो मैं खड़ा हूं। हाँ, बट आपको करने हैं चीजें, और आपको देखो कॉन्फिडेंस भी आएगा, करने के बाद ही आएगा, बट वो बिना करे तो कैसे आएगा? कुछ छूटा। अगला करिए। तीन चार पांच, अब ये तो एक तरीके से तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सर मुझे मैथ समझ आती है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। बेटा प्रैक्टिस करो आकाश। अब जैसे प्रैक्टिस चल रही होती है, आप हर जगह कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। आपको ये समझना है कि आपकी समस्या का समाधान समस्या को रोने में नहीं है, आपकी समस्या का समाधान उसके लिए मेहनत करने में है। और किसी से कंपेयर मत करो खुद को। आप थोड़े कमजोर हो सकते हो, तो आपसे कमजोर भी बैठे होंगे कई, है ना? तो आपसे कमजोर वालों पे तो ध्यान देना नहीं है, और आपसे अच्छे वालों पर भी ध्यान नहीं देना है, अपने आप पर ध्यान देना है। क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं, अच्छा यार कुएं में कूद रहे हैं, 4 लोग कूद गए, मैं भी कूद जाता हूँ, क्या ही है, 4 तो कूदे हुए हैं पहले से। अच्छा 4 कूद गए, मैं क्यों कूदूं क्योंकि बाहर 50 लोग घूम रहे हैं? ऐसे नहीं। आपको लगता है कि आपकी उपयोगिता कूदने में है तो आप कूदेंगे, आपको लगता है कि नहीं कूदने में तो नहीं कूदेंगे। आप पहले खुद से बातें करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। आप दूसरे को कंपैरिजन करेंगे कि वो मॉक टेस्ट लगा रहा है, अरे भाई उसका लेवल वहां तक पहुंच गया है, आपका नहीं पहुंचा है अभी। आप मॉक टेस्ट उसके बराबर पे लगाने बैठेंगे तो आपके नंबर तो कम आएंगे ही आएंगे ना, आप कैसे फिर सिलेक्शन लोगे? तो वो चीज आपको खुद अपग्रेड करनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है? चलिए हाँ, सवाल पे आ जाता हूं। सवाल समझ में आना चाहिए आपको पहले कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, जो बोला गया 3 4 5 है। आपसे बोला जा रहा है कि त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर की भुजा के परिधि घुमाया जाता है, तो मतलब ये समझ लो कि आप रोटेशन कर रहे हो, तो कभी भी आप इस तरह से रोटेट करते हो तो क्या बनता है? तो मैं जो समझ पा रहा हूं, इस तरह से रोटेशन लगाने पर एक शंकु बन जाता है, कौन बन जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से शंकु बन गया, तो शंकु बन गया तो ये एक तरीके से एक शंकुआकार आकृति बन जाती है, जिसमें आपकी रेडियस 4 है, हाइट आपकी 3 है, और ये आपका 5 हो गया L। तो आयतन बन जाएगा इसका 1/3। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 3। 3 से 3 कट चुका है, 16 चौके 64, 16 कम 16 और 6 22, 48 और 2 50.54 आंसर आ गया। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर 50.54 है वो ठीक है। इसमें तीनों रोटेशन होते हैं, 3 रोटेशन होते हैं। एक आप
इसके अनुदिश रोटेट कर सकते हो आप, एक इसके अनुदिश रोटेट कर सकते हो, एक आप हाइपोटेनस के अनुदिश रोटेट कर सकते हो। 3 रोटेशन इसमें बनते हैं। सर प्राइम बैच बेसिक मैथ से सिखाया जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल विवेक, बताया भी हुआ है ना। अगला करिएगा। अब सवाल आइए, देखिए अभी जो मैं देख रहा था ना, मैंने बताया भी था आपको कॉन्सेप्ट। अब क्या, अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। और मैं ये भी बोल देता हूं कि ये भी 100% रिपीट होगा। क्यों? अच्छा सवाल है यार, अच्छा सवाल हर कोई चाहता है अपने पेपर में डालना। तो सवाल को एक बार ऑब्जर्व करो पहले कि एक समीकरण दी हुई है, एक ये इसका एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है पहली चीज, और पहली समीकरण के मूल बराबर है। दूसरी कंडीशन बोला गया कि पहला जो समीकरण है उसके मूल बराबर है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पहली समीकरण मैंने ले ली एक्स स्क्वायर माइनस का 3px प्लस का q बराबर 0, अगर इसके मूल बराबर है तो d बराबर 0 कर दूं? अरे यार पहला काम है तो। अब जैसे ही d बराबर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q बराबर 0। तो यहां से निकल कर आया सर 9p स्क्वायर बराबर 4q। ये बात आपको क्लियर है क्या? बोलो भाई। हाँ सर बेसिक ठीक है, कौन सा बैच लें सीबीटी 2 के लिए? वो तो बना दिए ना सीबीटी 2 के बैच, तो बेटा जाकर देखो तो सही एप्लीकेशन पर। चलिए आप मुझे एक चीज बताइएगा दोस्तों कि अगर ये एक द्विघात समीकरण है तो इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाल सकते हो? x बराबर अगर मुझे निकालना है तो सर माइनस का b बाई 2a। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं हो क्या, आप जानते नहीं हो क्या, श्रीधर आचार्य विधि कहती है कि माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a होता है पूरे में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, d तो 0 है इसका। यार ये गुरुजी यही तो खास बात है इस सवाल में, बस यही तो बात बताना चाह रहा हूं कि आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि यार इसका एक रूट भी निकल कर आ गया जो कि कितना है, प्लस का 3p अपॉन 2, इसका एक रूट भी आ चुका है। और एक रूट क्या, इसके तो रूट बराबर ही है। बोलो सही बात है या नहीं है? इसके तो रूट बराबर ही है भाई, देखो ना मूल बराबर ही है, तो दोनों रूट यही है, प्लस माइनस होंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब क्या करना है? अब इस रूट को यहां पुट कर दो और क्या क्योंकि एक मूल उभयनिष्ठ है तो मैंने पुट कर दिया। यहां पुट कर रहा हूं भैया ना, तो 9p स्क्वायर की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3p बाई 2, कोई दिक्कत, इंटू k प्लस का t बराबर 0। बढ़िया यार, और बताओ, और बताऊं? तो और बताऊं तो देखो ऐसा है, ऐसा है कि q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू आ जाएगी 9p स्क्वायर बाई 4, वहां पुट कर दूं? ये लो, ये हो गया q। तो अपन को निकालना क्या है? t प्लस q का होल स्क्वायर। तो पहले मैं देखता हूं t प्लस q कितना आ रहा है। वो आ रहा है सर जी 3pk के बराबर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई मजेदार सवाल है, आपको कैसा लगा? सर सीजीएल के लिए कौन सा बैच प्रैक्टिस करनी है? मैं जो करा रहा हूं वो प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा काम। हाँ राखी कह रही है सर सही में इस बार क्वेश्चन तो अच्छे। राखी कहाँ अच्छे हैं बेटा, एक दो सवाल अच्छे आए हैं, बाकी तो सारे सवाल करके बैठे हो। अब तुम प्रैक्टिस नहीं करके गए हो तो बात अलग है। सारे सवाल क्लास के हैं, सारे के सारे। अब ये सवाल भी बढ़िया सवाल है, इसके उभयनिष्ठ वाले सवाल है, सिंपल है, कोई टफ नहीं होता है, बस चीजें अच्छी आती है तभी तो करवाई जाती हैं। हाँ कोमल, सेक्शन कंट्रोल के लिए मैथ रीजनिंग कॉम्बो ले लो, है ना, उसमें कवर होगा सब।
सर CLP CVT2 का क्लास का टाइम क्या है? 4 बजे शाम को। अजय महतो कह रहा है नहीं समझ आता ये सब। बेटा अजय, तुम सोच रहे हो कि नहीं समझ में आता ये सब, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई, समझना पड़ेगा। नहीं आता तो मत पढ़ो, हाँ, समझना पड़ेगा मेरे भाई अजय। ये सब चीजों का बेसिक होता है ना। जैसे अभी मैंने श्रीधर आचार्य लगाया, अब तुम्हें नहीं पता है, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो कैसे करोगे पेपर में? मूल बराबर होते हैं, मूल उभयनिष्ठ होते हैं, कंडीशन के ऊपर चलती हैं चीजें, बस हो जाते हैं सारे सवाल। ठीक है, आइए अगला करिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है, ले, यानी कि वह 5 से 3 का लॉस पर बेचा। अब मैंने ये लिख दिया, पढ़ाई से आता है ये सब लिखना भी, ऐसे हर कोई नहीं सीख सकता है। 60% का लॉस होगा, यानी कि 40% पर बेचा है मैंने। फिर क्या बोला है कि गड़बड़ करता है वजन में, तो मैंने गड़बड़ x से y मान ली, और फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 90% का, यानी कि 10 से 19। तो x से y का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर जी 4 और 19। लेकिन ये तो प्राइस का रेशो है, तो अगर मैं वजन की बात करूं तो वेट का रेशो कितना हो जाएगा? वेट का रेशो हो जाएगा 19:4। तो 19 मतलब पहले 1000 ग्राम दे रहे थे आप, अब 4 ही देंगे, तो 4000/19। 19 दूनी 38, बचे 2, 19 से कम 19, 210.5 ग्राम। एक ही ऑप्शन है 210.5। हाँ भाई, सबके लिए चलेगा नंदनी, है ना, पढ़ो आप बस। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? और कंटिन्यू रखेंगे ना इस चीज को, आप लोग सब एग्री है ना? वो बता देना मुझे, है ना? हाँ, क्योंकि इस ऐसे अपन कंटिन्यू रखेंगे, जितने भी सारी शिफ्ट आए सारे शिफ्ट करेंगे। एग्री होना पड़ेगा बट आपको, हाँ, आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि आपको भी मजा आएगा फिर ये सारे सवाल करते चलोगे तो प्रैक्टिस होती चलेगी अच्छे से। ठीक है ना सर? 15 8 120, यानी कि भाई 1200 का 12 हो जाएगा ये, माइनस 6 से 6 गया, ये हो गया कितना? 18, माइनस का 6 आंसर आएगा। अगला करिएगा। अब ये भी देखो क्लास का सवाल है, पहले कई बार करवाया जा चुका है ये सवाल। यहां होता है b² बराबर AC। अब b², अब c की वैल्यू आपने रख दी 4a²। अब b की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का 36/4, a² बराबर 9, a की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू 3 आ गई तो c की वैल्यू आ जाएगी 12। a की वैल्यू 3 आ गई तो c की वैल्यू आ गई 12। दो ट्रेनें हैं सर, 110 और 120 की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड इनकी जुड़ जाएगी 330। इसको 5/18 से गुणा करूंगा, दोनों की सापेक्ष चाल 5/18 और 12 सेकंड में पार करती हैं, तो ये दोनों की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो एक की लंबाई 450 है, तो दूसरे की लंबाई हमें निकालनी है। तो देखो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो जवाब आ रहा है 3300/3। हाँ गुड, 330 ही हो रहा है ना, 230। भाई तो मैं कहूँ गड़बड़ कैसे हो गई, 230, तो ये हो गया 2300/3। 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 766.67। 450 आप इसमें से घटाओगे तो आपका जवाब आ जाएगा 316.67, और 0.67 वाला भी एक ही ऑप्शन है, ए आंसर आएगा इसका। रीमा जूही, प्रत्येक जब अकेले काम करती हैं तो एक काम को इतने इतने दिनों में करती है। रीमा 12 दिनों में, जूही 36 दिनों में। अल्टरनेटिव वाले पे क्वेश्चन आए हैं। 12 तिया 36, 36 एकम 36। अब एक दिन छोड़कर रीमा पहले दिन आ जाती है, तो 4 काम हो रहा है 2 दिन के अंदर।
काम पूरा करने में कुल टाइम कितना लगेगा? 36 काम हो जाएगा 18 दिन में। 36 काम हो जाएगा 18 दिन में। एक विद्यालय कार्यक्रम में एक शंखों का टैंक लगाया गया है। अच्छा ये बता दो, चलो इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ के बताना। मतलब आपके पास 1 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम बचा हुआ है पेपर में, और आप ये सवाल देख रहे हो, तो आंसर क्या होगा? 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लिटरली बोल रहा हूं। अब बताओ, आप करने बैठोगे क्या? क्यों करने बैठोगे? वो तो मैंने कहा ना कि अप्रोच अप्रोच की बात है। अब मैंने आपको बता रखी है भाई, ऐसे करनी है तो ऐसे करनी है। अब इसमें क्या सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस 11 से भाजकता देखनी है। और ऐसे सारे सवाल बन रहे हैं, देख लो आप तो, पेपर में तो आए हुए हैं और बन भी रहे हैं, कभी नहीं भी बनेंगे। तो ये सब चीजें आपको समझ के चलनी है, एक ही ऑप्शन आंसर आएगा, कर लो बस। 11 का मल्टीपल है, आंसर आ गया, बस बसते रहो। बाकी अब सॉल्व करना है तो पूरा कर सकते हो। 7 24 25 वक्र पृष्ठीय हो जाएगा अपना पाई आर एल। पाई आर एल निकालेंगे तो आर अपना 7 है और एल अपना हो जाएगा कितना, 25। पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, 22 × 25 हो जाएगा 550। 550 को 40 से गुणा कर देंगे, आंसर आ गया। ये लो, मुंह जवानी कर दिया। अगला करो। ए बी और सी डी तो समांतर रेखाएं हैं। इसके ऊपर भी मैंने खूब क्वेश्चन कराए तुम्हें। पी और क्यू, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को एम और एन पर काटती है। पी एम बी, बी एम एन, डी एन क्यू। देखो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो y बराबर आपका 2x आ गया। अब y बराबर अगर आपका 2x है तो ये कितना हो जाएगा, 4x। तो 7 और 5 12, x की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। x की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री के बराबर है। आपको बी एम एन निकालना है, तो यानी कि 7x की वैल्यू हो जाएगी 105, 105। सर भले आरआरबी में क्या ही दिक्कत है, लेकिन एसएससी जितने चोचले नहीं है, वहाँ सीजीएल रिजल्ट आई नहीं, सब टॉपर खरीदने में लगे हुए हैं बाकी रेलवे के लिए। थैंक यू यार, ये बात सच है। साला लफड़ा। अगला करो। बहुलक। बहुलक बताइए सर, बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है कि भैया अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पकड़ लो, पकड़ लिया, और वही जो फ्रीक्वेंसी होती है वही नंबर 1 होती है, इससे पहले वाली 0 होती है, इसके बाद वाली 2 होती है। अब बहुलक का जब फॉर्मूला आता है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, मॉड बराबर, आपको लोअर लिमिट लेनी है, प्लस f1 माइनस का f0, 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 इंटू आई। 50 बार करवाया होगा भाई, 50 क्या मतलब कितनी बार ही करवा दिया होगा। लोअर लिमिट कितनी है उसकी, 70, f1 कितना है 38, f0 है 18, 2f1 हो जाएगा 76। 18 में से 36 गया तो 26 में से 18 चला गया, तो इंटू आई की वैल्यू है 10। तो सर जी 70 प्लस ये हो गया अपना 20 अपॉन 50 में से 18 गया तो 32। 8 से काटा मैंने इसको 25 बार, 76.25। नेक्स्ट। सर प्लीज एनटीपीसी के पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, आई रिक्वेस्ट। बेटा कौन से, पेपर वाली या ये वाली? ये तो सब मिलेगी ना आपको। हाँ, पेपर वाली भी करा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर डाल दिए बेटा, और अभी नीचे भी हम पिन कर देंगे उस लिंक को, है ना। हाँ
और एप्लीकेशन पर हर प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी वो, है ना, वो फ्री है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है उसका। तीन अज्ञात वाले तीन समीकरणों के आपके एक सिस्टम है, उनमें आपको कुछ नहीं करना होता बेटा। देखो ये इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे मैंने रखा एक्स की वैल्यू मैंने 4 रख दी, ये हो गया सर जी माइनस का माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया है, तो खत्म खत्म टाटा, ये नहीं होगा आंसर। एक्स की वैल्यू 4 रख दी और ये हो गया माइनस का 9, ये आंसर हो सकता है। अब इससे आप चेक करो, अब आप हर जगह 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस का 2 और 6 16, ये भी सही है। और 4 7 चौके 28, माइनस माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 15, ये भी सही है। सारे ही सही हो गए, तो मजे हो गए तुम्हारे। तो आंसर बी होना चाहिए इसका। तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर प्राइम बैच कब से स्टार्ट होगा? कल से। हाँ सर थोड़ा स्लो और समझाते बताइए बेटा, ज़्यादा स्लो में फिर मज़ा भी नहीं आएगा ना, थोड़ा स्मार्ट ट्रिक्स होनी जरूरी होती है। आरआरबी जेई के लिए बोलो सर, क्या बोलूँ बेटा बताओ? प्राइम बैच ले लो, कल से चालू हो रहा है ना, कल सुबह उसकी और पूरा वो है, इंट्रोडक्शन सेशन है। सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो बेटा। देखो गोविंद, आप स्लो हो ये बात मानो, मेरा मैं फास्ट नहीं हूं, आप स्लो हो, बेसिक आपका अभी ठीक नहीं है। हाँ आप सिक्के का दूसरा पहलू भी तो उठाकर देखो, आप ऊपर का पहलू देख रहे हो, क्योंकि आपको आपको खुद की गलती नहीं पहचान में आती है कभी भी। मैं तो हर बच्चे के हिसाब से करवाना चाहता हूं, अकेले गोविंद के हिसाब से नहीं करवाना चाहता हूं, बस मेरी इतनी सी गलती है। हाँ ये लीजिए, सवाल करिए। पहले अपने अच्छे इंप्रूव करो बेसिक यार, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन तुम्हारा? तुम फालतू चीजों में तो लगे रहते हो। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में इतनी इतनी घटती है, तो 40% अगर घटेगी तो 5 में से अगर 2 घटेगी तो 4, 5 में से 2 घटेगी तो 3, 60% घटेगी तो 5 में से 3 घटेगी तो 2, 5 में से 3 घटेगी तो 2, और चौथे महीने बढ़ जाती है 70%, तो 10 से 17। 2 से काट दिया मैंने इसको कितनी बार, अब कैलकुलेशन देखना भाई, यही तो चीज सीखने आते हो आप, कि 625 यहां आ गया और यहां 102 आ गया, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि 102 625 का कितना है, तो 102 625 को मैं 1/16 कह दूं ना, तो ये 16.32 है, ये लो 16.32 मैंने तुरंत पकड़ लिया। तो मुझे 100 में से घटाकर आंसर देना है, तो मेरा एक ही ऑप्शन होगा, 68 वाला होगा। 68 वाला एक ही ऑप्शन है, पहली बात तो कोई टेंशन ही नहीं है। बताओ सर आपका मैथ स्टेट सर्विस के लिए आएगा? हाँ बेटा सब में काम आता है मैथ्स, सेम मैथ है, ये भी बता दूं आपके, अगर आंखों पे पट्टी बंधी है तो वो हटा लो, मैथ सब जगह सेम है, अच्छे से पढ़ोगे सारे पेपर फोड़ कर आओगे। चलिए अगला करिएगा, अगला करो फटाफट। अरे यही है क्या, पिछला भी रह गया? ठीक है। एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैप को पी को 5 चक्कर पूरे करने में 40 मिनट लगते हैं, तो ट्रस्ट करना, ये सवाल मैंने ही करवाया आपको, और पहले भी करवाया है, मैंने ही करवाया, पहले भी करवाया है, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करिए, पी को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं, बढ़िया है भाई। और आर को 7 चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरा करने में लगते हैं। चलो ठीक है यार, आप मुझे एक चीज बताइएगा कि पी की स्पीड कितनी है? सर जी पी की जो स्पीड है, पी की जो स्पीड है, पी की जो स्पीड है वो आ जाएगी 1/8 राउंड पर मिनट। पी की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 1/8 राउंड पर मिनट। आर को 7 चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरा करने में लगता है, तो पी को 1 चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट। और 6 चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 48 मिनट।
और ये 48 मिनट आर को 7 चक्कर पूरा करने में लग रहे हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि आर की जो स्पीड आ जाएगी 7/48। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है राउंड पर मिनट तो अभी मेरे से पूछ ले। हाँ, कहीं आर की स्पीड निकालने में किसी को डाउट है तो, आर की स्पीड निकालने में डाउट हो सकता है आपको, बाकी डाउट नहीं आना चाहिए। दोबारा बता देता हूं कि भाई अगर पी को एक चक्कर में 8 मिनट लग रहे हैं तो 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर में लगता है। तो एक चक्कर में 8 मिनट तो 6 चक्कर में 48 मिनट। तो 7 चक्कर को पूरा करने में आर को 48 मिनट लग रहे हैं, तो आर को एक चक्कर को पूरा करने में 48/7 मिनट लगेंगे। हाँ, ये टाइम आ गया एक चक्कर का। स्पीड कितनी हो जाएगी? 7/28। स्पीड उल्टी हो जाती है, स्पीड उल्टी हो जाती है। वो टाइम लग रहा है उतना, आर को 48/7 टाइम लग रहा है, तो आर की स्पीड कितनी हो जाएगी? 7/48, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां तक तो बात सबने समझ ली होगी। लेकिन क्वेश्चन में खास बात यह है कि ये व्यास के दो अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखना कि जब वो व्यास के अलग अलग छोर पर खड़े हुए हैं, तो हमेशा जब भी व्यास के अलग अलग छोर पर खड़े होते हैं तो जो आपस में डिस्टेंस होती है उनके बीच की वो कितनी होती है ये मुझे बता दो। अब एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो यानी कि एक ऐसे दौड़ेगा तो एक ऐसे दौड़ेगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है? एक ही दिशा में घट जाती है। दूरी कितनी आती है? मैंने कहा ना कि जब एक दूसरे से दूरी पर खड़े तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? हाफ ऑफ द सर्किल। यानी कि पूरा लैप अगर पूरा एल है या एक राउंड अगर है तो आधे राउंड आएगा, आधा राउंड। तो कब मिलेंगे? ये दूरी हो गई बटे रिलेटिव स्पीड, इसको मैंने 6 से गुणा कर देना है। तो 7/48 में से 6/48, 1/48 बचेगा रिलेटिव स्पीड। तो जवाब आ गया कितना? 24 मिनट। कब मिलेंगे पहली बार? 24 मिनट, 24 मिनट। ये आधा क्यों आया? क्योंकि इनके बीच की दूरी आधी ही है, चाहे अब यहां मिले चाहे यहां मिले, जो बीच की दूरी मेंटेन्ड है वो रहती है हमेशा। प्राइम बैच में कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? बेटा कल क्लास है, आराम से आ जाना, 9 बजे पता लग जाएगा, सारी चीज बताई जाएगी उसमें। क्लियर है क्या? सवाल 1 नंबर है, तरीका 1 नंबर है, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन कर दो फटाफट। अब ये देखो क्लास में करवाया हुआ सवाल भी है, देखो आप ये देखो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब है, नीचे यहाँ 2 छोड़कर पॉइंट है, तो नीचे 2 छोड़कर है तो ऊपर क्या हो जाएगी भाई? सब में गुणा है तो 2 छोड़कर पॉइंट कॉमन ले लो आप, तो ऊपर 100 बन जाएगा पहली बात तो, और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये कितना होता है? ए प्लस का बी होता है। तो दोस्तों देखो ये हो जाएगा 1000 और ये 2 जीरो और है तो 10 की घात 5, 10 की घात 5। क्लियर है? आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अगला करो फटाफट। ए बी रेखा है और बोला जा रहा है कि ईजी जो है वो ए ई एफ का कौन समद्विभाजक है। ईजी जो है वो ए ई एफ का एंगल बाइसेक्टर है। कोई गल नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? तो नहीं दिक्कत है तो बताऊं, ये 70 है तो ये 35 हो जाएगा क्या? क्यों? संगत कोण बराबर होते हैं। ये 70 है, ये 25 है, तो ये 95 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 95 और 500, ये 85 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 होना जरूरी है। तो ये 35 है और ये 85 है, तो कितना हो जाएगा? 110, 120, ये हो जाएगा 60 डिग्री। बताओ, दोनों मूल उभयनिष्ठ है। अब जब दोनों मूल उभयनिष्ठ होते हैं तो क्या होता है? सर वही होता है जो अभी सिखा रहे थे आप, ए स्क्वायर माइनस का 7a अपॉन 240 बराबर 1/8 बराबर 12 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4।
किसी भी दो को बराबर कर लो, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर लिया, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर हो गया 96, तो ए बराबर हो गया 10। लो अब ए बराबर 10 आ गया, तो बस वैल्यू पुट करने भर का काम है। 10 और 2 12, 10 और 3 13, और 10 में से ये हो गया 26 आंसर। बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो तुम रुकोगे क्या, या कोई रोक सकता है क्या तुम्हें? कोई है ही नहीं रोकने वाला भाई। अब ये सवाल रेगुलर करते हो आप। 50% माल, बाकी का 40% कितना हो जाएगा? 20। तो ये बचा कितना? 30। 50 हो गया, 50 बचा, 50 का 40% होता है 20, 30। तो 5 2 और 3, इसको 16% के प्रॉफिट पर, इसको 35% के प्रॉफिट पर, और इसको 25% के लॉस पर। तो देखो 70 माइनस 75, तो माइनस का 5, तो ये आ गया 75/10, 7.5। रेगुलर करते हो ना। ए का 75% का 160, बी के 150% के दुगने के बराबर है, यानी कि 300% के बराबर है। 3 से 3 टाटा बाय बाय, 0 से 0, 4 चौके 16, 5/2। तो ए और बी का रेशो आ रहा है भाई 5/2। तो ए बी से कितना अधिक है? 3/2, 150% ज्यादा है। एक खुले घनावीय बॉक्स, अब मैंने बताया था ना ओपन बॉक्स का कंसेप्ट। ओपन बॉक्स में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई एक बार ही आता है, बाकी 4 दीवारी, 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, यही कंसेप्ट बताया था ना। तो देखो 17 8 6 यूनिट डिजिट, 2 गुना हाइट कितनी है? 22, और इनका जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है भाई? 25। तो इधर तो 0 आ रहा है और इधर 6 आ रहा है, तो 6 एज ए यूनिट डिजिट कितने ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में। हाँ प्राइम बैच ले सकते हैं बिगिनर बच्चे, है ना। अगला सवाल देखिए। अब यहां से अपन कल करेंगे ना, मतलब यहां से कल करेंगे। हाँ ये सवाल देख लेना सारे, ठीक है। अभी दो, इसमें तो 2-3 सवाल ही बचे होंगे, वैसे तो ज्यादा नहीं है। तो ये सवाल कल करेंगे, टाइम हो गया काफी, अब लक्ष्य सर भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा जब तक सारी शिफ्ट नहीं हो जाती हैं। आप सब लोग एग्री है ना इस चीज के लिए? एग्री है तो जल्दी से मुझे बता देना भाई, थम्स अप भी कर देना और कमेंट करके भी बता देना। सेशन को लाइक शेयर कर दो, बहुत ही मजेदार तरीके से करने वाले हैं हम, सारे सवाल करने वाले हैं हर एक शिफ्ट के, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस पीडीएफ नीचे मिल जाएगी। कल से अपनी एप्लीकेशन पर हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, प्राइम बैच शुरू हो रहा है, 200 दिन का चैलेंज, बिगिनर भी इसे ले सकते हैं। और जो हमारे पुराने बैच हैं सब पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, 1.5 साल की वैलिडिटी अभी मिल रही है हमारे नए बैचेस पर। तो जिनको पूरा लेना है पूरा लीजिए, जिनको अकेला अलग अलग से मैथ का लेना है, मैथ रीजनिंग कॉम्बो लेना है, तो वो सेक्शन कंट्रोलर में भी मदद करेगा, ठीक है। और डिसाइड आपको करना है कि आप पेपर ही देने जा रहे हो या फिर सिलेक्शन भी लेना है। तो मैं तो 200 दिन देने के लिए रेडी हूं, और अब आपके पास चांस है बदलने का। तो अपने ऐप को ओपन करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे प्राइम बैचेस पर, कोई कूपन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको परचेस पर जाना है, क्यूआर पर पेमेंट नहीं करना। अब कोई बच्चे सीबीटी 2 के लिए मैंने प्रैक्टिस बैच ला दिया है। रीजनिंग की क्लास रात को 8 बजे होती है, मेरी शाम को 4 बजे होगी। मेरी 11 तारीख को पेपर शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर करेंगे पहले, फिर सीटीएम और सीटीआर तो चलेगा, ठीक है। स्कोर बूस्टर बैच है, इस तरह का पूरा इसमें रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। बाकी आप पढ़ाई कर रहे हो लगातार तो करते रहो, हमारे पुराने बैचेस से भी आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप अपने 100 डेज टारगेट से क्विक रिवीजन कर सकते हो। सारे बैच अच्छे हैं, बस लेने वाले पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जाइए, अपना मनपसंद बैच चुनिए, और क्विक ट्रिक कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सभी के प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत सारा ऐसा कंटेंट दूं जिससे कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। ओके सर, हाउ टू इंप्रूव कैलकुलेशंस, मल्टीपल प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी ट्रिक्स सीखो जो मैं सिखाता हूं, हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।